नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय ठाकुर। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आपको नमस्कार। बता दें कि विनय भाई जो है वो जो विदेश नीति है या कहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, उसको बहुत बखूबी समझते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। और मुझे अपने चैनल पे जब विदेश की चीज़ों को समझना होता है तो हम विनय भाई को ही याद करते हैं। तो देखिए क्या है, जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, जिसमें नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, लगातार ये आरोप लगता रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिका की तरफ खींचे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसके इतर वो अमेरिका की तरफ झुके नजर आते हैं। और अब की बार ट्रंप सरकार तो याद ही कर दीजिए। फिर दूसरी बार जब ट्रंप आए तो ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी के साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, भारतीयों के साथ भी किया, नरेंद्र मोदी के साथ भी किया। हालांकि ट्रंप अक्सर कहते रहते हैं कि मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी ये इजराइल की तरफ और ज्यादा झुक गए। अब जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका के बीच कितना गहरा रिश्ता है, और इस रिश्ते के बीच नरेंद्र मोदी का वहां चले जाना साफ साफ दिखाई पड़ता रहा कि नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं भारत को अमेरिका की तरफ झुका रहे हैं, अमेरिका के करीब जा रहे हैं। और खास करके जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो बौद्धिक हैं, उनका रहा कि रूस के साथ संबंध जो है वो नरेंद्र मोदी धीरे-धीरे खराब कर रहे हैं। उस बीच चर्चा ये भी आई जब यूक्रेन के साथ ये रूस का झगड़ा हुआ, तो भी हमने कुछ बात नहीं की, रूस की तरफ दिखाई नहीं पड़े। फिर जब ईरान पे वॉर हुआ, ईरान पे हमला हुआ, तो भी हम अलग नोट लिए रहे और ऐसा लगा कि हम कहीं न कहीं इज़राइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के साथ खड़े हैं। तेल खरीदने की बारी आई तो हुआ कि रूस जो है हमको सस्ता तेल दे रहा है, लेकिन हमने अमेरिका के कहने पे तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया। हालाँकि बंद तो पूरी तरह नहीं किया था, हम तेल खरीद ही रहे थे, लेकिन हम वेनेजुएला से भी तेल खरीद रहे थे, खरीदने लगे, चूँकि अमेरिका का दबाव था, ऐसा कहा गया। लेकिन जो पुतिन जो कह रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। अमेरिका से उसके बढ़ते संबंधों से भारत रूस की पार्टनरशिप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस के साथ उसके रिश्ते पहले की तरह ही मजबूत रहेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हमें खुशी है कि भारत उन सभी देशों के साथ संबंध बढ़ा रहा है जिन्हें वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी मानता है। पुतिन ने भरोसा जताया कि आने वाले सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा वो भी उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की और कहा कि भारत एक महान देश है, महान लोकतंत्र है और रूस उसे अपना भरोसेमंद पार्टनर मानता है। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत पर रूस के साथ उसके रिश्ते सहित कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार हैं। भारत इसका विरोध करेगा। और उसके बाद देखिए उन्होंने ये भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ पश्चिमी देशों ने भारत पर रूस के साथ सहयोग कम करने का दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि अब सभी को समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदायक साबित होगा। विनय भाई, यहाँ पे तो लोग वामपंथी हों या कांग्रेसी हों या आप सामान्य जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो सबको लग रहा था कि नरेंद्र मोदी अमेरिका की तरफ चले जा रहे हैं, रूस से रिश्ता बिगाड़ रहे हैं, चीन से रिश्ता, ये ईरान से रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। तो पुतिन तो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, और पुतिन कह रहे हैं कि भारत जो है अमेरिका के दबाव के बीच झुकने वाला नहीं है। ये पुतिन ऐसा क्यों कह रहा है? देखिए, हर किसी को जो है अपने इसको रिवाइज करना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने पुरानी चीजें जो पढ़ी है और जो अभी जो चीज है ना, कोई भी चीज जो ऑपरेट करती है ना, वो वैक्यूम में नहीं ऑपरेट करती है। उसके जो बाकी जो चीजें हैं उस परिस्थिति के बीच में ऑपरेट करती है। जैसे पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की हम लोग बात करते हैं ना,
कि अगर आप पार्क में सिर्फ फूल पत्ती लगा दिए या एक दो पेड़ लगा दिए तो वो सुंदर तो दिख सकता है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं है कि वो जो जंगल के जो फायदे हैं या पर्यावरण के जो फायदे हैं वो आपको दे देगा, नहीं। क्योंकि जो रिश्ता है जो पर्यावरण का आपसी, पेड़ का पेड़ से, पेड़ का झाड़ियों से, झाड़ियों का तितलियों से, उसका पक्षी से, वो रिश्ता जब तक नहीं रहेगा तब तक वो पूरा आपको उसका जो फंक्शनल वैल्यू है वैसा नहीं देगा, ठीक है ना। तो हम जब बात करते हैं, कई बार तो हम भावुक हो जाते हैं रूस की जब बात करते हैं, तब हम बात करते हैं, वो लेनिन की बात करते हैं, स्टालिन की बात करते हैं, है ना। और रूस का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उसने जो है जर्मनी की जो नाजीवादी जो ताकत जो पूरे दुनिया पे हावी थी, उसको हराने में रूस की बहुत बड़ी भूमिका है। अमेरिका ने लड़ाई नहीं हराया, अमेरिकी के पैसे लगे थे और वो एक्टिव, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध का ही नतीजा है कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत के बल पे उभर करके आया कि बाकी लोगों के फिनांसेस ध्वस्त हो गए और अमेरिका के फिनांस इंटैक्ट रहा, लोग कर्जदार हो गए। लेकिन जो नुकसान जो है बड़े पैमाने पे सोवियत संघ ने उठाया, ठीक है ना। तो हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई देश जैसे एक जैसा नहीं होता, वैसे नेतृत्व भी एक जैसा नहीं होता है। जो लेनिन का रूस है, जो स्टालिन का रूस है, जो क्रुश्चेव का रूस है, जो गोर्बाचेव का रूस है, जो येल्त्सिन का रूस है, वो सब अलग अलग है ना। और हर नेता का जो अनुभव होता है उसके हिसाब से चीजें बदलती है। तो पुतिन का भी रूस जो है वो रूस जो है वो गोर्बाचेव का रूस नहीं है, ठीक है ना। वो स्टालिन का भी रूस नहीं है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि पुतिन जो थे वो इसके पहले केजीबी के प्रमुख रहे। केजीबी के रूप में उन्होंने सोवियत संघ के इसको ढहते हुए देखा है और किन वजहों से ढहा है वो भी देखा है। इन्होंने पश्चिमी ताकतों की जो चालाकियां उसको भी देखा है। तो पुतिन इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं कि जिसको हम बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक रिट्रीट और स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब और जो डायलॉग है एक दूसरे के बीच में, और जिसके बदले ये भरोसा बनता है कि वो भरोसा कि आपको कोई तत्काल रूप से आपके साथ नहीं है तो भी आपका भरोसा रहता है कि नहीं ये हमारे साथ है, भले दिख नहीं रहा है ना। तो वो भारत और रूस के बीच में भी है। और अभी जो है वो पुतिन इस बात को समझ रहे हैं कि भारत की जरूरत जो है, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था जो है अमेरिका सेंट्रिक है, किस तरह से अभी डॉलर का वर्चस्व नहीं टूटा है, किस तरह से वर्ल्ड फिनांस की जो आर्किटेक्चर है लेन देन का वो अमेरिका के कब्जे में है और एक झटके में वो चीजें दुरुस्त नहीं हो सकती हैं। और भारत भी समझता है कि अगर हमने इस गाढ़े वक्त में रूस को छोड़ दिया तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है दरअसल रूस और पश्चिमी ताकतों का युद्ध है। और जब एक बार ये कोई रेसिस्टेंस वाली चीज खत्म हो जाएगी फिर अमेरिका को रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अमेरिका का जो हिस्ट्री रहा है कि उसकी जो घोषित जो नीति रही है वो बहुत अच्छा रोजी रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप ह्यूमन राइट की परवाह करते हैं, लेकिन ये सब आप तब तक करते हैं जब तक आपके हित नहीं प्रभावित होते। जब आपके हित वो सलीब पे आ जाते फिर अमेरिका के लिए जो है वो आ जाता है कि हमारी सोवरेंटी इंपॉर्टेंट है, अब यूएस सिटीजन के हित। और इसीलिए वो जो है दूसरे देश में घुस के दूसरे नागरिकों को मारने में उनको कानूनी रूप से कोई अड़चन नहीं है, वो किडनैप करके ले जा सकते हैं, वो तमाम चीजें वो करते रहे, है ना। अब भारत और रूस, भारत की क्या समस्या है? समस्या ये है कि अगर आप रूस का साथ देना भी चाहें तो जो अभी वर्ल्ड में जो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो ट्रांसपोर्टेशन का आर्किटेक्चर है, वो सब आपकी कितनी सहायता करता है। मान लीजिए आप रूस से तेल लेना चाहते हैं तो पेमेंट का सिस्टम क्या होगा, जहाज कैसे आएंगे, कंटेनर कहाँ से आएगा, किस रूट से जाएगा, जो ऊपर जो सैटेलाइट बैठे हुए उसकी निगरानी से आप कैसे बचेंगे। तो वो तमाम तरह की वो बाधाएं आती, इसीलिए पुतिन वो कह रहे हैं कि भाई
जो भारत है, भारत का की जो मजबूरियां हैं, वो भारत का कैरेक्टर नहीं चेंज कर रहा है। वो कैरेक्टर अपनी जगह है, और वो कैरेक्टर ये है कि भारत रूस को दोस्त मानता है और उसके लिए उसकी मदद करना चाहता है, उसके साथ खड़ा है। कितनी कर पाता है ये अलग बात है ना। और अमेरिका की अलग स्थिति है। देखिए, जब हम रूस को देखते हैं तो रूस को, ये आप देखिए कि रूस में संसाधन बहुत है, मानव संसाधन कम है। एक दौर ये था कि रूस बड़े पैमाने पे लोगों की मदद करता था। पूरी दुनिया में वो सोशलिज्म का और कम्युनलिज्म को एक्सपोर्ट करता था। रूसी भाषा पढ़ाए जाने के लिए बहुत मदद होती थी। रूसी टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पे, क्यूबा हो गया, वियतनाम हो गया, तमाम देशों को वो आर्थिक मदद भी कर पाता था और बाकी संसाधनों से भी मदद कर पाता था। लेकिन गोर्बाचेव को जो आश्वासन पश्चिमी देशों के द्वारा दिया गया, वो आश्वासन पूरा नहीं किया गया और रूस पूरी तरह से धोखे में आ गया। आपको ये आश्चर्य होगा कि गोर्बाचेव के जो अंतिम दिन जो थे, वो रूस में नहीं बीते। गोर्बाचेव स्विट्जरलैंड में मरे, निर्वासित जीवन एक ढंग से रहा उनका, ठीक है ना। और उन्होंने अपने अंतिम इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि किस तरह से वहां वो उनके साथ जो प्रोमिसेस थे वो पूरे नहीं हुए, कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होगा। यूक्रेन भी उस हिसाब से धोखे में आया। जब जो स्टार ट्रीटी हुई, उसमें यूक्रेन को कहा गया था कि भाई, आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी गारंटी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन वो वेस्ट ने पूरा नहीं किया। अब वेस्ट पूरी तरह से जो है, वो चाहता है कि यूक्रेन जो है एक स्लो डेथ, उनको दोनों तरफ से फायदा है, चाहे नुकसान रूस का हो चाहे नुकसान यूक्रेन का हो। तो ठीक है, वो देश कमजोर हो जाएगा, संसाधन से संपन्न है, हमारी चीजें आराम से चलेगी, उसका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्कीम में चीजें फिट होती है। भारत की मुश्किल ये है कि भारत, आप उस पुराने नाम का आपने नाम लिया तो देखिए, शुरुआती दौर से ही जो है वो चीन को ये शिकायत रही कि भाई भारत को अनड्यू इम्पोर्टेंस मिल रहा है, वेस्ट अनड्यू इम्पोर्टेंस दे रहा है, जो हक हमारा है, जो हमको लाइमलाइट मिलना चाहिए, वो इंडिया को क्यों दे रहा है। और अमेरिका ने ये पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से ये दो देश आपस में मिल नहीं जाए, ठीक है ना। अगर ये दो देश आपस में मिल जाएंगे तो इनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, लोग इनके पास में, बाजार इनके पास में, है ना। पूरे विश्व की जो है वो जो धुरी जो है वो हट करके इधर आ जाएगी, है ना। और उनका तो इतिहास ही अभी 300-400-500 साल का है। हमारा तो पूरा इतिहास है प्रोडक्ट बनाने में, साइंटिफिक नॉलेज, इसमें पुरानी जितनी भी इन्वेंशन है वो सब चीन और भारत के पल्ले में है ना। तो वो इस चीज को रोकना चाहते थे, और इसलिए बार्डुंग सम्मेलन से ठीक पहले जो कश्मीरी प्रिंसेस का वो हादसा, जो विमान हादसा हुआ जिसमें वो जाने वाले थे चीनी प्रधानमंत्री, उसके बाद से चीजें लगातार डिटोरिएट हुई, ठीक है ना। अभी भी क्या है, अभी भी अमेरिका जो है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन का भय दिखा करके भारत को अपने पाले में किया जा सके। फिर कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं, तो वो सारी चीजें हैं। तो जी इसलिए, और रूस की जो परेशानी है वो ये है कि देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजों को जो आधारशिला, जो झगड़े की आधारशिला जो है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में और औपनिवेशिक काल में जो चीजें रही हैं वहां पे पड़ी हुई है, और औपनिवेशिक ताकतों ने जानबूझ के वो चीजें छोड़ी है, ताकि ये जो झगड़े की जड़ जो रहे तो ये आपस में इनका कोई मजबूत संगठन नहीं बन पाए। चाहे वो भारत पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो आप देखेंगे जापान चीन का मामला हो, चीन रूस का मामला, उन लोगों के बीच में भी बहुत सारे जो जो द्वीप हैं, आइलैंड को लेकर के, उनको लेकर के उनके बीच में विवाद है ना। तो इन सब के बीच में जो है लेकर के देश को आगे बढ़ना है, तो वो उसमें काम चल रहा है। इस बीच में भारत को भी जो है
देखिए, जब टेक्नोलॉजी बदलती है, जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलता है, जब लेन देन का तरीका बदलता है, तो विश्व की जो व्यापारिक जो दुनिया है, उसका गुरुत्व केंद्र भी बदलता है। ठीक है ना। जब लैंड रूट इंपॉर्टेंट था, तब दूसरे देश महत्वपूर्ण थे। जब सी रूट महत्वपूर्ण हुआ, तब दूसरे देश महत्वपूर्ण हुए। उसका एक छोटा उदाहरण आपको ये दूंगा कि मुंबई जो आर्थिक रूप से उभरा, उसकी मूल वजह ये थी कि जो हज यात्री जाते थे, तो मुंबई की जो जगह जो थी वो बीच में पड़ती थी, तो पानी वाले जहाज जो थे मुंबई में रुक करके कोयला लेते थे, है ना। तो उस वो जो केंद्र होने की वजह से उसकी महत्ता बढ़ी वहाँ। बहुत सारी चीजें जो व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी। वो नेचुरल पोर्ट था, वहां से चीजें आई गई। फिर उसी तरह जब एक दौर में जो है वो पुर्तगालियों का मुंबई पे ज्यादा कंट्रोल था, तो उसको बाईपास करने के लिए जो है अफीम ट्रेड नई जगह से करें, जो पारसी लोगों ने किया था, तो उसके पैरेलल में कराची उभरा। तो ये मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि चीजें जब बदलती हैं तो देशों का महत्व बदलता है। जैसे आप हारमुज वाला जी आपका मामला आया। जी। तो ये बताइए कि जो नरेंद्र मोदी जी की आलोचना की जाती है भारत में कि इन्होंने अमेरिका की तरफ खुद को झुका दिया, अपने इंटरेस्ट में किया, चीन इतना बढ़िया हमारा साथी था, चीन के साथ हम नहीं रहे, ईरान का साथ नहीं दिया और इसका बड़ा नुकसान होगा, तेल हमको महंगा मिल रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। हालांकि ये भी अभी है कि हम रूस से भी तेल ले रहे हैं, हम सऊदी अरब से भी तेल ले रहे हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से भी तेल ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से भी तेल ले रहे हैं, ईरान से अभी हम तेल नहीं ले रहे हैं। तो क्या अमेरिका के साथ दबाव की वजह से भारत जो है झुका हुआ, अमेरिका के सामने कमजोर पड़ता है भारत, या नरेंद्र मोदी का झुकाव अमेरिका की तरफ है, या नरेंद्र मोदी की कोई कमजोर नस, जो राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की कमजोर नस अमेरिका के पास है और अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड है। तो पुतिन ये बात नहीं कर रहा है, पुतिन तारीफ कर रहे हैं कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से हिंदुस्तान बिहेव कर रहा है। तो ये जरा डिफाइन करिए। देखिए धनंजय भाई, उसमें देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा ना कि वो इकोसिस्टम क्या है ना। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है, जग जाहिर है कि अमेरिका की तुलना में जो है हम मजबूत नहीं है। ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है अमेरिका के ऊपर, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है अपने हितों के मामले में कोई नैतिकता कैरी नहीं करता है। अगर आज उसको, अमेरिका को लगे कि भाई हमको भारत को कमजोर करने से हमारा फायदा है ना, तो उसको इसमें कोई परेशानी नहीं कि वो बांग्लादेश में वो अपने लोगों को भेज करके भारत को वहां उजाड़ के रख सकता है। आप जो आज देख रहे हैं कि आज जो चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने है, बहुत लंबे समय तक अमेरिका ने चीन को दबा करके रखने के लिए ताइवान को मान्यता दी चीन के रूप में। और जो जब हेनरी किसिंजर के समय जो नीति बदली, उसके बाद से ही चीन का उदय हुआ मेजर सप्लाई के रूप में, और वो तमाम चीजों में वो आगे बढ़ा। ये आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियां एक तरफ है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि उसमें से कितनी जो है मजबूरी जो है आपकी व्यवस्थागत है और कितनी व्यक्तिगत है। ठीक है ना। और राजनीति एक तरफ है ना। हम देखते हैं कि इन व्यवस्थागत परेशानियों के बीच लीडर, बड़े लीडर्स की क्या खासियत होती है। वो यही खासियत होती है कि वो मुश्किल स्थित परिस्थितियों में भी नए सॉल्यूशंस देता है, या देश को तैयार करता है कि उसका मुकाबला कैसे करेगा, है ना। दुनिया में तमाम उदाहरण है। वियतनाम में होची मिन का उदाहरण है। होची मिन ने जो है अमेरिका को घुटने टिकवा दिए, वो उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कर दिया, बड़े नुकसान की कीमत पर। ठीक है ना। तो यहाँ मोदी जी जो है, मोदी जी को कितना सहूलियत है उस व्यवस्थागत मजबूरी के बीच ऑपरेट करने को, और कितनी उनकी निजी कमजोरी है। ठीक है। एक तो मोदी जी की समस्या है कि मोदी जी जिस तरह की राजनीति करते हैं,
जो राइटिस्ट पॉलिटिक्स है उसमें उसमें मोदी जी की समस्या ये है कि वो पूरे देश को गैल्वनाइज नहीं कर सकते। उनको एक बहुत मजबूत और एग्रेसिव नेशनलिज्म की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और वहां पर वो जो है कई बार जो है हमको दोषी नजर आते हैं कि जब देश को हमको आगे ले जाना है तो हम डिविजिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, डायलॉग्स नहीं करते। मोदी जी डायलॉग नहीं देते, मोदी जी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है ना। मोदी जी, देखिए देश में कोई आपका जो है वो विरोधी नहीं है कि देश विरोधी, आप हर आदमी को देश विरोधी करार दे देते। जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त सारा विपक्ष आपके साथ खड़ा है तो विपक्ष के साथ आपको सूचनाओं की साझेदारी करने में क्या परेशानी। आपको जब किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को वहां प्रतिनिधि बनाना है तो उस प्रतिनिधि कौन होगा उसके लिए उस पार्टी को क्यों नहीं आप चुनने का अधिकार दे। आप क्यों उस दूसरी पार्टी के उसमें आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं। तो वो एक समस्या है कि मोदी जी जो है वो इन सारी चीजों का फायदा उठा उठा लेते हैं, ठीक है ना। कुछ तो प्रॉब्लम है, हम इतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। हमारा पूरे जो वर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो उस पे उनका कब्जा है। और अभी हाल के दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका जो जो विश्व बैंक है या आईएमएफ है, आईएमएफ से आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने की स्थिति में होंगे नहीं होंगे, लोगों के अंदर असंतोष होगा कि नहीं होगा, इसमें इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करती रही है। हमारे पास उदाहरण है ना भाई, पाकिस्तान में जब इकोनॉमिक क्राइसिस होती है और वो आईएमएफ के पास लोन लेने जाता है तो उसका गला पकड़ के रखते हैं कि भाई ये चीज करोगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, आईएमएफ से लोन मिलेगा तुमको, नहीं करोगे तो हम नहीं देंगे। तो ये तमाम परेशानियां हैं, लेकिन हम इसमें मोदी मोदी जी को एब्जॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम बहुत सारे समय में पहली बार देख रहे हैं कि कोई एक प्रधानमंत्री जो है वो एक मॉर्टिन चॉकलेट का प्रचार करता नजर आता है, ठीक है ना। हाँ, भैया ऐसी ये राजनीति तो हल्के तौर हम, पे कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं रहे। हाँ नहीं और उसमें हम चलिए मान लिया कि आप अगर नेशनल उसके लिए कर रहे हैं तो आपको वो जो कंपनी का मालिक है उसको तो कम से कम कायदे में रखिए कि वो इसका प्रचार का इस्तेमाल ना करे। एक हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आप जाते हैं, जाइए, कोई वो नहीं है, लेकिन आप इतना तो फर्क रखिए कि कोई उद्योगपति आपके कंधे पे हाथ रख दे और आप उसको ना हटाएं तो कहीं ना कहीं उस उद्योगपति को ये तो कॉन्फिडेंस है कि हम कंधे पे हाथ रख देंगे तो कोई झटकेगा नहीं, ठीक है ना। हमने तो नहीं देखा कि इंदिरा गांधी के कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया या जवाहरलाल नेहरू के कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया। राजीव गांधी के कंधे पे किसी ने हाथ नहीं रखा। वाजपेयी जी के कंधे पे किसी ने हाथ नहीं रखा। भाई जब आप पब्लिक स्पेस में होते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी इमेज जो है वो क्या मैसेज देती है। हम लोग सब जानते हैं कि बड़े नेता कैसे काम करते हैं। बड़े नेता सीधे अधिकारियों को नहीं कहते हैं कि तुम ये काम कर दो या ये काम नहीं कर दो, वो उसको मैसेज दे देते कि ये फला आदमी मेरा बहुत नजदीकी है। वो अफसर जो है अपने आप उसका काम कर देता है कि नहीं तो हमारा कोई काम फंसा देगा। बिल्कुल सही। बाकी घटनाएं आती रहती हैं। बिल्कुल सही। अब तीसरी बात ये कि जो अब एक नया जो आया है कि अमेरिका कह रहा है कि उन 50 देशों की लिस्ट बनाई है जहां चाइल्ड लेबर जो है इस्तेमाल करता है, और कहा है कि उसमें 12.5% जो है टैरिफ लगाएगा, अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। 12.5%, 10% से लेकर के 12.5% का जिक्र है। और सेक्शन 301 के तहत वहाँ जो है कानून है अमेरिका में कि ट्रेड एक्ट 1974, उसमें ये विशेष प्रावधान है कि जिसके तहत यूएसटीआर जो है वो अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि
उसके अनुसार ये है कि विदेशी सरकारों की उन व्यापारिक नीतियों की जांच करने का अधिकार देता है इसको, सेक्शन 301 के तहत, जो अमेरिकी व्यापारिक हितों के लिए गलत हो। और अगर जांच में कोई देश दोषी पाया जाता है, तो अमेरिकी प्रशासन को उस देश के खिलाफ ज्यादा टैरिफ लगाने या अन्य व्यापारिक प्रतिबंध लगाने का कानूनी अधिकार मिल जाता है। ये नया क्या फंसा दिया है अब, ये जो है ऐसे नहीं तो ऐसे आपसे पैसे वसूलेंगे, मतलब क्या है ये विनय भाई? 12.5% अतिरिक्त टैरिफ, मतलब फिर वही कर रहे हैं आप। देखिए, इसमें आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी क्या है कि किस तरह से पेडलिंग करते हैं अपनी चीजों को आगे बढ़ा। अभी ब्रिक्स की बैठक होने वाली है और ब्रिक्स क्या रुख लेगा वो बहुत कुछ तय करेगा कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी होगी, पावर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। 6 तारीख माने 11 तारीख को शायद कुछ बैठक होने वाली है ना, ब्रिक्स की यहाँ पे है। तो अब ब्रिक्स देखिए, जो अमेरिका की बादशाहत जो है वो दो ही चीजों पे टिकी हुई है, एक तो उसके डॉलर और दूसरा उसकी मिलिट्री पावर। उसमें से अगर कोई भी कमजोर पड़ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को नीचे खींच करके ले आएंगे, है ना। और उसमें जो जिस चीज की भूमिका है वो ये कि अभी अमेरिका के पास में इस चीज का एकाधिकार है कि वर्ल्ड में फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे होगा, वो अमेरिका के पास उसकी कुंजी है। सारे देश जो है उसी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे और उस पे उसका परसेंटेज कमीशन वो बैठे बिठाए लेते हैं, है ना। कि जैसे आप गांव पुराने जमाने में जैसे होता था ना कि गांव में के पास नदी है और नदी पार करेंगे आप, आपको जाना ही है हर दिन आपको, तो वो वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है, उसको घटवार बोलते थे, वो आपसे पैसे लेगा, वो ठेका होता था उसका, ठीक है ना। वैसे ही अमेरिका ने कर दिया कि भाई आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें से 2% या 3% हमको मिलेगा, है ना। अभी तक कोई किसी देश ने इसको कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई थी। भारत बहुत कोशिश कर रहा था कि पेमेंट सिस्टम ऐसा बनाए जिसमें हमको इसको हम ओवर पास कर पाए। ये ये भी अमेरिका को एक बड़ी वो माने जो है नाराजगी का वजह था कि भाई अच्छा, हमसे पूछे बगैर तुम मैंने ये काम कर लोगे और हमारी दुकान पर नहीं आओगे, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। तो देखिए, पहले भी जो है आप देखेंगे कि यूरोप में जैसे हमारे जो बहुत सारे प्रोडक्ट पे आया कि भाई इको मार्क होना चाहिए, उसके पहले रग मार्क का एक वो आया था। और जब हम कारपेट एक्सपोर्ट करते थे जर्मनी, उसका बहुत बड़ा मार्केट था, तो उसमें कहा गया था कि भाई ये जो चाइल्ड लेबर इसमें बहुत सारा इस्तेमाल होता है, वो चाइल्ड लेबर को हम लोग किसी तरह से प्रमोट नहीं करते हैं। लेकिन जो क्या है कि हर देश की जो सामाजिक संरचना अलग अलग होती है। भारत में बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जो पारिवारिक उद्योग, पारिवारिक कुटीर उद्योग के रूप में चलते हैं, ठीक है ना। उसमें आप जो बच्चे काम करते हैं उसको आप इस तरह नहीं ले सकते हैं कि वो उसका कोई बाल श्रम का शोषण हो रहा है। वो एक ढंग से एक ही वक्त पे जो है उनकी स्किलिंग का काम होता है, एक ही वक्त पे उनका परिवार के आर्थिक जो बोझ है उसको शेयर करने का काम होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो बच्चों को का विकास का काम बाधित नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई, चाहे वो किसी भी तरह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। लेकिन वो जो जो एक ग्रे एरिया है उसका इस्तेमाल करके आपने ये कर दिया कि भाई जिसको रग मार्क होगा वही वहां पे एक्सपोर्ट होगा, वही हम, तो वो आपने एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को जो है वो किनारे करने का काम किया। देखिए, यूरोप और अमेरिका हमेशा से नीतियों को अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे ना कि जब ब्रिटेन जो था, जब तक ब्रिटेन की चीजें सस्ती होती थी तब तक ब्रिटेन को कोई परेशानी नहीं थी इंडियन लेबर मार्केट में लेबर लॉ से, ठीक है ना। लेकिन जब यहाँ के चीप लेबर की वजह से यहाँ के टेक्सटाइल प्रोडक्ट सस्ते होने लगे और वो लंकाशायर के प्रोडक्ट नहीं बिकने लगे, तो उन्होंने इंडिया में लेबर लॉज की शुरुआत की कि इतने घंटे काम करना होगा, ये कंडीशन होगा, ठीक है ना। उसके
उसके जो फायदे हैं लेबर को हुआ, उससे किसी को कोई इनकार नहीं है, वो सही बात है। लेकिन जिसको बोलते हैं इंटेंट या मनसा, वो आपको ध्यान में रखना। वो मनसा ये थी कि जो इंडियन इंडस्ट्री है उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि हमारे व्यापार को नुकसान नहीं हो। आपको ये आश्चर्य लगेगा कि जो लेबर लॉज की जो है सबसे पहले श्रमिक उसमें जो जिसने शुरुआत की थी वो बिस्मार्क थे। और बिस्मार्क के द्वारा इसके करने की वजह ये थी कि वहां उनको ये पता था कि अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो प्रशिया को हमको बहुत मजबूत बनाना होगा। अगर मजबूत बनाना है तो यहाँ हमको औद्योगिकरण करना होगा। औद्योगिकरण करना होगा तो हमको जो है स्वस्थ श्रम शक्ति हमको चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने सुधार किए। अब वही चीज जो है यूरोप जो है हमारे साथ कर, अमेरिका भी क्या कर रहा है। अमेरिका भी इन चीजों को आप उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से देश पे वो कर रहा है और किस तरह से स्प्लिट है कि 10 से 12%, 12% किन पर जो नहीं लागू कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल ही ये देश है तो उनको पूरी तरह से ही बैन कर दीजिए, 12% ही क्यों दे रहे हैं। तो सही है। वो इसलिए कर रहे हैं कि माने वो सांप मरे भी नहीं और हमारी बात भी मानता रहे, हमारे हिसाब से वो डांस करता रहे, ठीक है ना। और उसमें देश में देख लीजिए किन किन देशों पे लगा है, जापान जैसे देशों पे लगा है जहाँ की डेमोग्राफी का क्या स्थिति है ना। बांग्लादेश का नाम नहीं नजर आ रहा है, पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा है, लेकिन वो उसको 10% वाले में रखा है आपने, है ना। तो ये सारी जो चीज है वो ये है कि किस तरह से आप पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपने हिसाब से कंट्रोल। और इसके टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी आपकी अमेरिका से ट्रेड डील की बात हो रही है। अभी वेनेजुएला की जो एक्टिंग राष्ट्रपति यहाँ आई हुई है, वो जो फ्यूल प्राइस जो है और उसको आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसके माध्यम से। पूरे वेस्ट एशिया के देश की जो पकड़ थी फ्यूल फ्यूल इकोनॉमी में और डॉलर के बैकिंग के रूप में, वो सब आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। पुतिन भी तो ये इस जो बात को विनय भाई पीयूष गोयल जो कह रहे हैं हाँ, कि हमारे और अमेरिका के बीच जो बातचीत है उसमें 99% चीजें फाइनल हो गई हाँ, और अब केवल छोटे मुद्दों, हाँ, वो कॉमा और कॉमा फुल फुल स्टॉप स्टॉप पे चर्चा हो। हाँ। हाँ, ये क्या कह रहे हैं फिर? ये तो इसलिए ये इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो जो डेलीगेशन आए उनको वो कह रहे हैं कि भाई कि हम सारी बात आपको मान लिए, लेकिन हुजूर कुछ तो हमको रास्ता छोड़िएगा। हमको भी तो अपने डोमेस्टिक उसको जवाब देना होगा। नहीं, तो मतलब डील तो अमेरिका की शर्तों पे हो रहा है ना, खामखा ये ढोल बजा रहे हैं कि हम डील कर रहे हैं तो और हम फलाना कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई मुगालता नहीं पालना चाहिए कि जो है कि अमेरिका की शर्तों पे नहीं हो रहा नहीं, नहीं, हमको मुगालता नहीं है, लेकिन है। जो मंत्री जी प्रवचन देते हैं कि अब सब हो तो गया है, जैसा है वैसा है, फिर मंत्री जी काहे को बोल रहे हो क्या? मंत्री फिर तो राहुल गांधी जो बोलते हैं कि अमेरिका की शर्तों पे आप हाँ में हाँ करते रहते हो हर अब बार, क्या वो चाहते हैं सही बोल रहे मंत्री? हैं। क्या चाहते हैं मंत्री जी की नौकरी लेना चाहते हैं? मंत्री जी कोई नहीं, हम तो भाई हम अपने जो हमारे साथी दर्शक देख रहे हैं, जो हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट होते हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये वस्तु स्थिति है। नेताजी आपके कितने अच्छा बोलते हैं, कितने बढ़िया काम करते हैं, वो देख लीजिए। तो भाई मंत्री जी कोई सामाजिक आंदोलन से आए हैं। ये मंत्री सही है। जी अगर कोई सामाजिक आंदोलन से आए रहते कि उनको अगर ऐसा रहता कि वो अगर घर जाएंगे लौट करके तो पूरा गांव जवार आकर के उनसे बोलेगा कि भाई तुम अमेरिका के कृषि उत्पाद को क्यों क्यों यहाँ एंट्री दे दी है, हम क्या खाएंगे। वैसे थोड़ी कि वो चौपाल पे जाके बैठते हैं कि देवीलाल की तरह की कोई भी मुंह उठा के चला आया, अरे ताऊ तूने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो है नहीं। देखिए जो माने जो आपके पास में हाल के दिनों में जो राजनीति में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि नेताओं ने सिक्योरिटी के नाम पे और सोवरेंटी के नाम पे आम लोगों को बिल्कुल एक बांस अंधेरे में दूर रख रखा। दिया, किनारे कर नहीं, दिया है। एक बांस दूर पे रखा है, आप उनसे सवाल जी। नहीं कर सकते हैं। और हाँ, आप आपकी नाराजगी से उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, कोई लेना देना नहीं। कोई बिल्कुल। लेना देना नहीं है। तो बाकी रह गई बात सारी जो है वो है कि तर्क क्या देंगे।
और कितना अच्छा जी, बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये तो इसीलिए ऐसे नेता आपको आपको आपके सामने चुन करके आए। ऐसे नेता ही प्रोमिनेंट है। आप जी, देख तो लीजिए कि जो सारे कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण जो बड़े नेता हैं वो किस तरह के हैं। तो मतलब विनय भाई, आप एकदम स्पष्ट कर दे रहे हैं कि मोदी जी आपदा में अवसर तलाशने की जो बात करते रहे, या हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। अमेरिका जो कह रहा है उसके अनुसार ये मूव कर रहे हैं, और राहुल गांधी जो कहते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो कॉम्प्रोमाइज साफ साफ दिख रहे हैं। और पुतिन जो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी और महान लोकतंत्र है वगैरह वगैरह, पुतिन भी इस बात को समझते हैं कि भारत बेचारा क्या कर सकता है। और पुतिन ये नहीं चाहते हैं कि भारत उनके दुश्मनों की लिस्ट में आ जाए। भारत के साथ पुतिन संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तमाम मजबूरियों के बीच। तो सही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हाँ विनय भाई। और हम विदेशी मामलों पर ऐसे ही बात करेंगे, साप्ताहिक बात करेंगे आपके साथ। और बीच में भी कुछ स्थिति बनती है तो हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग का भी आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।